SNTGS पॉइंट कुछ इकोनॉमिक्स के टॉप 10 प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो बहुविकल्पी हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं? तो ऑप्शन है असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, दोनों ऑप्शन है अ और ब, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा वह होगा दोनों, अ और ब, यानी कि असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं भी इसमें शामिल हो जाती हैं, जबकि सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं भी इसमें शामिल हो। ध्यान रहे कि आवश्यकताएं हमेशा जो होती हैं वह असीमित होती हैं। किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, असीमित होती हैं, जबकि साधन जो हमारे पास होता है वह सीमित मात्रा है, लिमिट मात्रा में होता है। इसलिए सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की किस प्रकार से पूर्ति करेंगे, इसी का अध्ययन हम लोग आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत करते हैं, आर्थिक अर्थशास्त्र में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से आर्थिक क्रियाओं के कौन से प्रकार हैं? Which of the following is a type of economic activities? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण, उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब होगा उपयुक्त सभी। इसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा राजस्व यानी पब्लिक फाइनेंस जैसे क्रियाएं भी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? यहां ध्यान देना है, हमें बताना है नहीं। ध्यान रखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। जैसे परिवार है, फर्म है, उद्योग है या रोजगार है। तो व्यष्टि मतलब सूक्ष्म, छोटा या व्यक्तिगत इकाई, जैसा कि परिभाषा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म या छोटी इकाइयों का या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन अलग अलग किया जाता है। तो यहाँ परिवार भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, फर्म भी आता है, उद्योग भी आता है, जबकि रोजगार जो है वह व्यष्टि के अंतर्गत नहीं बल्कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आ गया, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत निम्न से किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, पूर्ण रोजगार या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये उपयुक्त सभी, क्योंकि राष्ट्रीय आय भी एक समग्र पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, मुद्रास्फीति भी पूरी अर्थव्यवस्था का अंतर्गत आती है, और रोजगार यानी पूर्ण रोजगार भी अर्थव्यवस्था के अंदर। इस प्रकार से इसका जवाब होगा उपयुक्त सभी। पांचवा प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं? फिर आ गया व्यष्टि मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। इसमें हम क्या क्या चीज का अध्ययन करते हैं? जैसे वस्तु का कीमत निर्धारण, साधन का कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण या उपयुक्त सभी। तो इसके अंतर्गत वस्तु का जो कीमत का निर्धारण होता है, यहाँ कीमत जो दिया गया है वह वस्तु है, यानी कि किसी एक इकाई है, यह भी एक इकाई है, तो इसलिए यह भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। ध्यान रहे, यदि कीमत स्तर पूछ दे एग्जाम में, ऑप्शन आ जाए कीमत स्तर, तो कीमत जो स्तर होगा वह समष्टि अर्थशास्त्र का होगा, मैक्रो का होगा, न कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का होगा। इस बात को बहुत ध्यान है, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, कीमत से कंफ्यूजन आ जाता है। कीमत स्तर जब पूछेगा, प्राइस लेवल जब पूछेगा, तो वह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन कीमत निर्धारण की जब बात आएगी तो वह हमेशा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार से उपयुक्त सभी इसके जो ऑप्शन होंगे वह होंगे उपयुक्त सभी, सही जवाब होगा। निम्न में से कौन से साधन नहीं है? निम्न में से उत्पादन के कौन से साधन नहीं है? तो इसमें भूमि, श्रम, साधन और पूंजी। तो भूमि, श्रम, पूंजी और लाभ, मैंने ऑप्शन भूमि, श्रम, लाभ और पूंजी, चार ऑप्शन है। इनमें से जो लाभ है वह इसके साधन नहीं आते हैं, जबकि भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादन के साधन होते हैं। लाभ जो है साहसी का पारिश्रमिक होता है, न कि साधन होता है। सातवां प्रश्न है, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, निम्न से किससे लिया गया है?
यानी किस शब्द से लिया गया है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस बात को बताना है। जैसे पहला ऑप्शन है अरबी, दूसरा ग्रीक, तीसरा जर्मन और चौथा है अंग्रेजी। तो सही जवाब इसका होगा ग्रीक। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। 8वां प्रश्न है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र की जो 2 शाखाएं हैं, व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि और समष्टि में निम्न से किसने विभाजित किया था? व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र जो शाखाएं हैं, किसने विभाजित, नाम किसने दिया था? किसने विभाजित किया का अर्थ हुआ नाम किसने दिया था। अगर कहीं कहीं सवाल इसमें पूछ जाता है कि यह शब्द किसने दिया है, यानी व्यष्टि और समष्टि यानी माइक्रो शब्द किसने दिया है, तो इसका जवाब ऑप्शन होगा मार्शल, रिकार्डो, रैग्नर फ्रिश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा रैग्नर फ्रिश। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि जो व्यष्टि है और जो समष्टि है, एग्जाम में कभी पूछता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र के जो जन्मदाता है वह किन्स है, जबकि व्यष्टि पहले से ही आता रहा है और इसको हम क्लासिकल या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों से जोड़ सकते हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। लेकिन ध्यान रहे कि जो यह नाम पहले से नहीं था, यह व्यष्टि और समष्टि यानी माइक्रो नाम पहले नहीं था, यह नाम रैग्नर फ्रिश ने बाद में दिया जब 1929-30 की जो महामंदी आई थी, जिसमें यूरोप तथा अमेरिका जैसे विकसित देश स्थिति खराब हो गई थी, महंगाई चरम पर थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो उस स्थिति में 1936 में एक अर्थशास्त्री जिनका नाम था किन्स, J.M. किन्स, जॉन बेनार्ड किन्स थे, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। उस पुस्तक में उन्होंने बताया कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र व्यष्टि के साथ साथ समष्टि पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि व्यष्टि भी उतना ही जरूरी नहीं है कि जो व्यष्टि का सिद्धांत हो वह समष्टि पर लागू हो। और एक शब्द उन्होंने बोला था कि बचत एक आवश्यक बुराई है, यानी कि बचत करनी तो अच्छी बात है, लेकिन सभी लोग अगर बचत करने लगेंगे तो ऐसे अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। यही कारण है कि 1929-30 की महामंदी आई थी, और इस प्रकार से किन्स को हम समष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता मानते हैं। अतः अब हम कह सकते हैं कि माइक्रो शब्द जो है रैग्नर फ्रिश ने दिया था, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के जन्मदाता किन्स को मानते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। ध्यान रखना, वेल्थ जैसे ही आए आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि धन से संबंधित परिभाषा किसने दिया है, तो यह है, तो ऑप्शन आपके सामने है मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ और जेके मेहता। तो सही जवाब होगा आपका एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को और क्या कहते हैं? एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने 1776 ईस्वी में एक पुस्तक की थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको हम शॉर्ट में यहाँ वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहते हैं। तो इसलिए कभी कभी एग्जाम में केवल वेल्थ ऑफ नेशंस भी पूछ देता है, पुस्तक का नाम भी पूछ देता है, तो एडम स्मिथ को इसका माना जाता है, और इस प्रकार से आप धन का विज्ञान इन्होंने कहा था। अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, किसने कहा है? तो अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान मतलब साइंस ऑफ चॉइस, साइंस ऑफ चॉइस। ध्यान रहे, यहाँ एक कुछ जगह पे, कहीं और भी जगह किताबों में अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान की जगह पर अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, ऐसा भी कहा जाता है। तो उसको हम अंग्रेजी में लॉजिक ऑफ चॉइस भी कह सकते हैं। चूंकि विज्ञान तर्क पर आधारित होता है, इसलिए विज्ञान के जगह पर हम लॉजिक भी, कहीं अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको यही मानेंगे, सेम सवाल है। अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान कहा जाए या अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, दोनों एक ही बात है। और यह किसने कहा है? तो इसका सही जो ऑप्शन है हिग्स, किन्स, रॉबिन्स और मार्शल, इसका सही जवाब है वह है रॉबिन्स। रॉबिन्स ने बताया था कि साधन जो क्या होता है हमारे पास सीमित मात्रा में होते हैं, और आवश्यकताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं?
वह अनंत होती हैं या असीमित होती हैं। इस प्रकार से जो सीमित साधन है उन उसमें हमको चयन करना पड़ता है कि किन समस्याओं को, किन आवश्यकताओं को हम पहले करें, यही चॉइस है। जो हमारी आवश्यकताएं जल्दी, जिसकी तत्परता, जिसकी तीव्रता ज्यादा होगी, उसको हम पहले करेंगे, इसलिए इसे हम साइंस ऑफ चॉइस कहते हैं। आशा है आपको 10 प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही टॉप 10, टॉप 20 या टॉप 50 करके लाएंगे। धन्यवाद।